आप लोगों को जैसे कि पता है कि 2026 के लिए आंसू स्कॉलरशिप का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, और उसकी लास्ट डेट और क्या डिटेल्स हैं वो सारी की सारी अनाउंस हो चुकी है। आंसू चाइना का सबसे हाईली पेड स्कॉलरशिप है, ये आप लोगों को पता है क्योंकि हमने कई मरतबा पोस्टें की हुई हैं इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा ऐसे समझिए कि एडवर्टाइज मैंने इसी स्कॉलरशिप की हुई है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और यूट्यूब ग्रुप्स पे या यूट्यूब चैनल पे। तो इसकी गुड न्यूज़ ये है कि पहले जो स्टूडेंट्स होते थे कि उससे इस साल 40 से एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी पीएचडी स्टूडेंट्स को। और तकरीबन 100 से 200 मास्टर स्टूडेंट्स उठाते हैं ये, और 300 जो है वो पीएचडी। इस मरतबा ऐसे समझें कि 340 स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बेसिक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये है कि आपको मिलेगा क्या क्या इसमें। अ, जो पीएचडी के लिए है वो तकरीबन 7,000 युआन, पहला सेमेस्टर जो होता है वो 6,000 युआन होता है। जैसे ही आप एक एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करेंगे 6 माह बाद, तो 1,000 और ऐड हो जाता है उसमें, 7,000 बन जाते हैं। मास्टर्स के लिए सेम सीएसई वाला ही स्टेपेंड है। और इंश्योरेंस है, एप्लीकेशन फ़ी आपकी ज़ीरो है। और ट्रैवल करने के वक्त आपकी फ़र्स्ट जो है वो वन ट्रिप पर एवार्डी कैंडिडेट उसको दी जाएगी। मतलब जहाँ से वो ट्रैवल करेगा, पाकिस्तान से जाएगा तो पाकिस्तान जहाँ भी वो उसका क्या कहते हैं, बीजिंग होगा या शंघाई होगा, उसके हिसाब किताब से। और वन टाइम रेजिडेंस परमिट जो है वो भी, उसकी फ़ीस भी देंगे ये इस मरतबा। पहले ये वाला हमारे वक्त ये वाला ऑप्शन नहीं था। और ये जो हॉर्न वगैरह मेरे बैकग्राउंड में आ रहे हैं उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं कराची में हूँ और ये वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करना था, क्योंकि आंसर स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई। काफ़ी दोस्त वगैरह मैसेजेस कर रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो इसलिए इसके लिए माजरत। एलिजिबिलिटी ये है कि आप चाइनीज सिटीजन्स ना हो, और आपको यहाँ इधर इंग्लिश आनी चाहिए या चाइनीज़ आनी चाहिए या दोनों आनी चाहिए। और आप अगर मास्टर्स के हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1996 के बाद हो। और सेम फॉर पीएचडी तकरीबन 91 के 1 जनवरी से बाद पैदा हुए हों, उससे पहले नहीं। और इसकी एक मेन जो ज़्यादातर हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स जो चाइना में अभी पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये बात ये है कि अगर आप मास्टर्स के चाइना के किसी भी इदारे में किसी भी स्कॉलरशिप पे मास्टर्स में पढ़ रहे हैं तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, मतलब फाइनल सेमेस्टर में इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको पीएचडी मिल जाए, मास्टर्स मिल जाएगी तो। और जो पीएचडी कर रहे हैं वो पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक मेन पॉइंट है। और ये है कि आप आंसू में जो है उसमें यूएसटीसी और यूकास दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही किसी भी, आइदर यूएसटीसी आइदर यूकास, इनमें से किसी एक में आपको अप्लाई करना है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यूकास में अप्लाई करें, क्योंकि यूएसटीसी की एक तो सीटें कम होती हैं, और वहाँ पे कंपटीशन बहुत बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। और इस मरतबा जो है इसकी डेडलाइन है, ऐसे समझे कि तकरीबन 1 माह फिर उन्होंने आगे कर दी है। पहले फरवरी में होती थी, अभी इन्होंने जनवरी की 2026 कर दी है बीजिंग टाइम के हिसाब से। कोशिश करें कि आपको इन 2-3 माह के अंदर अंदर दिसंबर के एंड तक आपको एक्सेप्टेंस मिल जाना चाहिए, ताकि आप अर्ली जनवरी जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आप एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर दें। और आखिरी दिन 31 जनवरी का आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कभी कभार वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाती है, उसकी वजह से कभी कभार वेबसाइट डाउन हो जाती है, आपके फॉर्म सबमिट नहीं होते, तो आपका चांस जा सकता है।
तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है आप लोगों को, आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेहतर है। और इसके अलावा आप लोगों को यूएसटीसी में किस तरह अप्लाई करना है, ये इस वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। यूकास की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से मेजर हैं, कौन अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, ये आप इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ बाकी जो है, अगर आपको और भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनके जो है नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिए हुए हैं, यूएसटीसी के हवाले से इनसे रब्ता कर सकते हैं, यूकास के हवाले से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम इसमें कि इसका फॉर्म जो है वो कहाँ पे फिल होता है ना। इसका फॉर्म फिल होता है, ये जो उन्होंने वेबसाइट्स दिए हुए हैं यूकास का और यूएसटीसी का पोर्टल का, ये वाले इधर अभी मैं स्टार्ट करता हूँ यूकास वाले पोर्टल से ना। तो यूकास वाला ये एडमिशन जो मैंने वो लिंक खोली हुई है। अच्छा, इस मरतबा ये है कि इसकी जो आंसू की और यूकास स्कॉलरशिप जो है और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है, इनकी डेडलाइंस डिफरेंट है। तो आप ये चीज़ भी आप लोग इधर से पढ़ सकते हैं, डेडलाइंस क्या हैं, क्या सूरत हाल है। ये देखें कि आंसू की जो है इन्होंने दी हुई है 31 जनवरी, और ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गई। तो और इसके साथ ये जो हो गई इसकी कास आंसर स्कॉलरशिप हो गई, ये इसकी जो दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी हो गई। इसकी भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की भी वही है, सीएसई की अलबत्ता डेट चेंज है। अच्छा, इसके बाद आप सिंपली इस पे जो वेबसाइट थी इस पे आके फॉर्म ओपन करेंगे। फॉर्म के बाद जैसे ही आपको दो ऑप्शन होंगे, एक रजिस्टर का, आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको ये पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, राइट साइड पे। वो करके आप एनरोल होंगे तो फिर आपके पास ये तीन चार ऑप्शन है, मास्टर्स, पीएचडी, रेगुलर स्टूडेंट, विजिटिंग फैकल्टी वगैरह, ये वो। तो मैं क्योंकि पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको क्या कहते हैं, ये पीएचडी से रुका आप मास्टर सेलेक्ट करें, जो जिसका है उस हिसाब से सिलेक्ट करें। ये आपने कॉल पड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन आप सही देंगे। और जो है एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र को मतलब ये सारे के सारे आप टिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाके आप मेजर सेलेक्ट करें, कोई भी इंजीनियरिंग हो गया, स्कूल हो गया, यहाँ पे आप कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। सपोज ये हो गया, और मेजर करके इंक्वायर करेंगे तो आपका कोई ना कोई मेजर आ जाएगा ना। तो ये है कि आप इसमें नहीं आता तो फिर आप रीसेट करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं ना, आप फिर से चेक कर सकते हैं। जैसे आप इधर कोई भी मेजर लिखेंगे तो साथ में इंक्वायर करेंगे तो वो उसका आ जाएगा ना। या अगर आपको सुपरवाइजर का नाम है तो आप उसका नाम लिख के भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपका सुपरवाइजर का ऐसे सपोज नाम नहीं आ रहा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अपने सुपरवाइजर को कहें, वो यूकास वालों से बात करके विद इन मिनट्स आपका उसका नाम उसमें ऐड हो जाएगा सिस्टम में। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर सुपरवाइजर का नाम नहीं है इसमें तो से सपोज ये अभी चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है आप किस में पढ़ना चाहें, ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं ना। तो इसमें हम चलते हैं, ये प्रोफेसर का पेज है। अगर आपने प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस के लिए लाजमी कोशिश करेंगे आपके पास एक्सेप्टेंस हो। अगर आंसर में आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आपके चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं इसमें। तो से सपोज मैं इसी पे अप्लाई कर लेता हूँ ना, अप्लाई नाउ। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आप इस पे नाम लिख दें जो भी है आपका, और जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो भी लिखें, और इसकी जो एक्सपायरी है वो आप लिख दें। से सपोज
अगर आप चाइना में हैं तो चाहे यस कर दें, नो तो फिर ना करें चाइना। ये फोटोज और ये सारी डिटेल्स जो है आपकी, आप फिल करें इसमें। अभी ये है कि थोड़ा फिर से ट्राई करते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप रजिस्टर करेंगे, क्योंकि मैंने अकाउंट बना लिया है तो फिर मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ इसको। और यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे अगर आपने नहीं की हुई, क्योंकि मैंने पहले ही, क्योंकि रिकॉर्ड करनी थी स्क्रीन तो पहले से अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही आप फिर आप एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे आएंगे और कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं ना। तो कंटिन्यू टू अप्लाई, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, पीएचडी मास्टर्स या जो भी आपने करना है, और ये सब आपने टिक करने हैं, पढ़ के टिक करने हैं। और से सपोज कर रहे हैं मटेरियल्स पे अप्लाई, तो ये इधर आप पासपोर्ट नाम के नंबर वगैरह फिल करेंगे। अगर चाइना में है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो करेंगे। यस करना है तो आपने वीज़ा टाइप और सारी डिटेल्स देनी है आपने, अगर चाइना में है तो। नहीं तो फिर आपने नो करना है। और उसके बाद अपनी जेंडर, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें कुछ भी। और ये भी यस करना है। और जो भी आपने काम किया है, अगर आप चाइना से, ये भी आपने नो ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। और इंग्लिश नेटिव स्पीकर तो हम नहीं काउंट होते, तो वेरी गुड करके इधर नन कर देंगे। अगर आपके पास कोई टेस्ट वगैरह है दुओलिंगो या आइलेट्स टोफल वगैरह की, तो आप वो कर सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज आती है तो उसको भी कर सकते हैं आप। तो चाइनीज़ एबिलिटी ये है, आपने अगर आती है तो गुड करेंगे। और जो भी आपकी एच के लेवल है वो सिलेक्ट करके स्कोर और किस साल में पास की थी आपने वो करनी है। और साथ में जो भी पेपर्स हैं आपने, और उसमें आपकी रैंक क्या है वो वाला सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये आपकी स्टडी प्लान जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया होगा, उसकी प्रोफेसर वगैरह डिटेल्स आ जाएंगी। और रिसर्च प्लान के आप मास्टर्स या पीएचडी में जाके कौन सी टॉपिक पे काम करेंगे, उसका नाम। और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है नहीं है तो वो वाला सेलेक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा अगर मोर सुटेबल प्रोफेसर आपको मिले तो आप उसके पास चले जाएंगे। तो अगर आपका प्रोफेसर अच्छा है पहले ही तो फिर नो करें, नहीं तो फिर यस कर दें इसको। और ये करके आप नेक्स्ट कर देंगे। और फिर आपकी बैचलर, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप बैचलर और मास्टर्स की फिल करेंगे। और इधर से आप एक फिल करके दूसरी ऐड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे ये है कि सीजीपीए है या कोई और सिस्टम है तो आप वो सिलेक्ट करके उस हिसाब से करेंगे। अगर आपके पास कोई किसी काम का तजुर्बा है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो। उसके बाद आगे आएंगे। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत इसमें जितने आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, वो करके। और फिर ये लीगल रिकॉर्ड होप के आप लोगों का नहीं होगा, नो ही होगा, तो आप नो ही करें इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद जो आप लोगों को रेफरेंस देंगे, वो उनके नाम लिखेंगे आप। अ, दो आप जो जो रिकमेंडेशन आपके अपलोड करेंगे, ऐसे बंदे हो जो टाइम पे आपका रिकमेंडेशन अपलोड कर दें, लिख दें, उनके ही नाम दें। वरना नाम सोच समझ के दें। ऐसा होता है कि काफ़ी मरतबा प्रोफेसर फिर वो उनकी डिटेल ही नहीं देते ना, उनकी रिकमेंडेशन ही अपलोड नहीं करते, तो इस हिसाब से भी आपका मतलब टाइम गया होगा। और इमरजेंसी कांटेक्ट भी आपने देना है इधर। और ये सारी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन देनी है। और ये डिलीवरी मेथड रिसीव बाय मेल करना है आपको, साफ कर अगर पाकिस्तान में है तो फिर उसकी डिटेल्स देनी। ये पासपोर्ट का फोटो है, अगर चाइना में है तो आपने वीज़ा पेज का फ़ोटो देना है, जो आपकी रिसेंट वीज़ा है। वीज़ा पेजेस ऑफ पासपोर्ट मतलब सारे के सारे जो पेजेस वीज़ा
चाइना के वीज़ा वाले हैं ना, वो वाले सब वो करेंगे उस पर। और कंप्लीट सीवी आपने अपलोड करनी है, सारी डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स की अपलोड करनी है आपने। और ये जो इन्फॉर्मेशन रेड में लिखी हुई है इनको सही करके पढ़ के इसको फॉलो करनी है। और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है इधर। साथ में प्रूफ ऑफ इंग्लिश चाइनीज़, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं आप। और पब्लिश पेपर जो है वो क्या कहते हैं इसमें अपलोड कर सकते हैं। मोटिवेशन लेटर के इस इन चीज़ों को आपने फोकस करना है उस मोटिवेशन लेटर पे। कि कंटेंट ऑफ मोटिवेशन शुड इंक्लूड योर पर्पस ऑफ स्टडिंग चाइना, मतलब वाई चाइना, आप लोग चाइना क्यों आ रहे हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, वाई द रीजन यू आर अप्लाइंग, के कौन सा पर्टिकुलर जो भी प्रोग्राम है मटेरियल्स वाला तो उसके लिए आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्या है कि उसका प्रोफेसर अच्छा है, उसकी रैंक अच्छी है, या यूनिवर्सिटी की रैंक अच्छी है, या उसकी यूनिवर्सिटी में लैब्स अच्छी हैं, किस वजह से किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है इस प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद अगर आप पीएचडी कर जाएंगे तो आपके क्या प्लान्स हैं ना, तो उसको इन चीज़ों पे फोकस करना है अपने मोटिवेशन लेटर में। और ये रिकमेंडेशन लेटर से आप अपलोड कर सकते हैं। ये आप लोगों का हो सुपरवाइज़र ना हो, बाकी जो भी हो, और कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट प्रोफेसर में वो होने चाहिए। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो ये आप इधर अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये आपके लिए नहीं है, ये है उनके लिए जो आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करेंगे, या किसी और के पास अगर कोई स्कॉलरशिप है तो। और ये बाकी जो भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप इसमें करके सबमिट करेंगे तो आपका जो आंसू का एप्लीकेशन है यूकास के लिए पूरा हो जाएगा। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को यूएसटीसी के लिए भी, ताकि ऐसे ना हो कि कुछ बंदे तो यूकास में अप्लाई करेंगे, कुछ यूएसटीसी में, तो ऑफ कोर्स सबके लिए रन नहीं होनी चाहिए ना एक ही वीडियो में। सेम अगर आपने यूएसटीसी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका यूएसटीसी का पोर्टल आ जाएगा, कुछ इस तरह कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे। और उसके साथ डॉक्टरल प्रोग्राम अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर मास्टर्स प्रोग्राम। यूएसटीसी का फेलोशिप ए, तो ये चीज़ें आपने कंफर्म करनी है। तो अगर नो करेंगे तो आपको आप लोग ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ए बी सी ए आप लोग कंफर्म करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मतलब ये भी सही है, इसमें आप लोग कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अभी इसको। और ये डिटेल्स आ गई हैं हमारी जो पहले हमने फिल की हैं, थोड़ा इसको चेंज करेंगे क्योंकि मेरिट नहीं है हम। और कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ ये हमारा पाकिस्तान है, इसको चेक करेंगे क्योंकि ये रेड वाले जो भी है आपने फिल करने हैं ना लास्ट में, बाकियों को खैर। ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, बर्थ प्लेस शोइंग योर पासपोर्ट, ये हमारा घर पर हो गया। और ये हमारी एक्सपायर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हो गई। और पासपोर्ट आपने अपलोड करना है इधर, और ब्राउज करना है, आपने पासपोर्ट सबमिट करना है। सबमिट हो गया, मैं तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ, सारी डिटेल्स उसमें आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही कंटिन्यू टू अप्लाई, तो आपका इस तरह का फॉर्म फिल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, डिटेल्स, और पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना है। और ना यहाँ पर नो करना है, कोई भी आपका फैमिली का मेंबर हो उसका इमरजेंसी कांटेक्ट देना है। और उसके बाद स्टडी प्लान आपका क्या है, पीएचडी आपने पहले स्टार्ट में सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मेजर सेलेक्ट करना है।
इसके बाद आपने यहाँ पे मेजर सेलेक्ट करना है, जो भी आपने अप्लाई करना है। जैसे सपोज मैंने मटेरियल साइंस किया हुआ है, रिसर्च फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है उसके बाद। और 100 वर्ड्स का आपने लिखना है कि किस टॉपिक पे आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे ना। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ये काम की चीज़ है, इसको सही करके आप लोगों ने करना है ना, और चेक भी करवा के फिर ही अपलोड करना है या लिखना है इसमें। और ये इसके साथ आपने एजुकेशन डिटेल्स डालनी है। अगर आपकी कोई चीज़ नहीं होए उसमें तो आप उसको एज अ गैप भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये है कि आपने कोई भी टाइम पीरियड छोड़ना नहीं है। हर टाइम पीरियड को एक कोई भी साल अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसमें आपने गैप शो करवाना है, वरना ये फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा इधर से। ये सब फिल करने के बाद आप लोगों ने ये अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद पेपर्स हैं तो आपने पेपर्स अपलोड करने हैं, और उनकी डिटेल्स जी वगैरह ऐड करनी है। उसके साथ साथ अभी लैंग्वेज प्रोफेशनल डिटेल्स, मदर लैंग्वेज उर्दू सिंधी जो भी है आपकी वो लिखें। और चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी है तो वो लिखें। एच के लेवल सर्टिफिकेट अपलोड करें इंग्लिश में, अगर आपका सर्टिफिकेट है, नहीं तो फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करके फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ये डिटेल्स देंगे आप अपनी। उसके साथ ये आप फैमिली डिटेल्स देंगे, और साथ में ये नो करके आप नेक्स्ट कर देंगे। ये आपने प्रोफेसर्स के जो भी आपके रिकमेंडेशन देंगे तो उनके नाम देने हैं और उनकी डिटेल्स देनी है और उनके इधर अपलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है। और साथ साथ आपने ये सारी फॉरेन फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। सीवी अपलोड करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट करनी है अपलोड आपने। और स्टडी और रिसर्च प्लान तक प्रपोजल तकरीबन 1000 वर्ड्स का। और नाम क्लास सर्टिफिकेट वो आपने अपलोड करना है। और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो भी हैं आप वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने हैं, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल्स वगैरह अपलोड नहीं किए हैं तो इसलिए नेक्स्ट नहीं हो रहा। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बाद ऑफ कोर्स आप जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत ही ऐसे समझें कि सबसे आसान तरीन फॉर्म है ना। और ये करोड़ों रुपयों की स्कॉलरशिप है, 2-2 3-3 करोड़ बन जाते हैं इसके साथ। अगर आप और फैसिलिटीज को मिलाएं तो ये 5-6 करोड़ से ज़्यादा इसका आंसर स्कॉलरशिप का अमाउंट बन जाता है। तो आप लोग मेहनत से और दिल से अप्लाई करें इस स्कॉलरशिप के लिए। और इसके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं, और 2-2 3-3 सीनियर से रिव्यू करवाएं, बार बार करवाएं, खुद उन पे काम करें। चैट जीपीटी से हेल्प लें कि भाई ये मेरी सीवी है, इसको चेक कर, ये मेरा रिसर्च प्लान है, इस पे फीडबैक दे मुझे। सेंटेंस बाय सेंटेंस उससे को उसे लिखवाएं, नहीं लिखें, आप खुद उससे फीडबैक लें फिर उसको इम्प्रूव करें। और मेरी आप सब लोगों के लिए जो इस साल अप्लाई करेंगे दुआ है कि आप लोग सबकी एडमिशन तो नहीं हो सकती, सबकी हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। अल्लाह सबको कामयाब करे और हमें भी दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून फॉर मोर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें हम सीएससी का फॉर्म किस तरह फिल करते हैं, ये इनकी वेबसाइट है studyinchina.csc.edu.cn। और ये जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे सीएससी के लिए उसमें आपको लाजमी फिल करना पड़ेगा। सो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने ये डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए आपका। और ईमेल, पासवर्ड और वैलिडेशन कोड ये वाला एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी। उसके बाद आप लोग उस अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। इस तरह की एक ईमेल आएगी आपको अकाउंट में एक्टिवेट करने के लिए। आप लोग उसको क्लिक करेंगे टू एक्टिवेट अकाउंट, तो आपको अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद आप लोगों ने साइन इन होना है। साइन इन के बाद आप लोगों को इस तरह की एक इंटरफेस नज़र आएगी। उसमें हम सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे।
कि भाई ये तो हमने इसको एग्री करना है, और फिर हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करेंगे। इन्फॉर्मेशन में पहली ये है कि आपका पासपोर्ट नाम जो भी है वो उसके हिसाब से आपने फिल करना है। मेरे तो इसने ऑटो उठा लिया, तो आप लोग जो भी आपका है गिवन नेम पासपोर्ट में उसको लिखना है, और सरनेम जो पासपोर्ट में है वो वाला लिखना है। मेक श्योर करें कि ये जो भी है वो पासपोर्ट के हिसाब से ही होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपने मिस्टेक की इसमें तो फिर अब बाद में आपको वीज़ा प्रोसेस में मसला हो सकता है। तो उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ इतना कोई ख़ास इशू है नहीं इसमें, आप लोगों को पता होगा कि आपने कोई यहाँ पे जेंडर है और सिंगल, और उसके साथ साथ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पासपोर्ट के बाद आपने नेशनलिटी बतानी है, पासपोर्ट नंबर, और जो भी आपकी नेशनल नेटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे आप लोग ईमेल पासवर्ड जो भी है वो आप देना चाहें, विचेट आईडी देना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, स्काइप नंबर दे सकते हैं। एड्रेस जो भी है आपकी वो आपने लाजमी देनी है। इसके बाद आप लोगों अपनी एड्रेस देनी है। एड्रेस के बाद कोई भी आपका जो कांटेक्ट नंबर है जो भी आपको इनके साथ इमरजेंसी वो आपको रीच कर सकें उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद वेरीफाई एंड सेव करना है। तो उसके बाद आप लोग चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे, जो है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन सबसे पहले जो आपने हाईएस्ट डिग्री की हुई है, अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो मास्टर्स, नहीं तो फिर बैचलर, तो बैचलर सेलेक्ट करते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। और उसका नाम क्या है वो नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने जो किया है वो बीएस किया हुआ है, यहाँ जो भी है जहाँ से लेके इन्होंने किया हुआ है उसका डिटेल्स देनी है। इसमें कोई ख़ास मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं। और जहाँ पे अगर आपने जो भी काम किए हुए हैं वो काम डिटेल्स देनी है यहाँ पे। और आप लोगों को अगर कोई इसमें ऐड करना है पोर्शन तो आप लोग ऐड भी कर सकते हैं इसमें। तो अगर चाइना में किसी को आप जानते हैं तो उसकी डिटेल देनी है, उसके साथ साथ अपने फैमिली इंफॉर्मेशन देनी है जो भी है, तो उसको वेरीफाई एंड सेव करना है आपने। तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल हो गई। फिनिश करना है इधर आपने। फिनिश करने के बाद अब आपको एप्लीकेशन फिल करनी होगी सीएसई की। अच्छा, यहाँ पे ये जो है आपके तीन टाइप हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। जो हम अप्लाई करते हैं उमूमन थ्रू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वो वहाँ पे होती है टाइप बी। टाइप ए में आप एचईसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। टाइप ए और सी में आप एचईसी और एम्बेसी के थ्रू, चाइनीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये है कि इसमें ज़्यादातर जो ऑप्शंस हम सेलेक्ट करते हैं वो है टाइप बी। तो हम फिल करेंगे टाइप बी की ही एडमिशन के लिए हम फिल करेंगे फॉर्म, ऐड एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपने प्रीवियसली कोई भी एप्लीकेशन फिल की होगी तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी इसको हम ऐड अ न्यू एप्लीकेशन करते हैं। और उसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले एजेंसी नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एजेंसी नंबर होगा। से सपोज़ हम अप्लाई कर रहे हैं यूकास के लिए ना, क्योंकि हमने आंसू का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो उसके साथ साथ हम सीएससी में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एजेंसी नंबर दें। तो गूगल का आके यूनिवर्सिटी का नाम और उसके साथ एजेंसी नंबर लिखेंगे तो वो आपका उसका यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर आ जाएगा। यहाँ तो एक इसकी लिस्ट भी होती है, वो लिस्ट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका एजेंसी नंबर है, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको हमने इस सिस्टम में पुट करना है। जैसे ही हम पुट करेंगे, अगर आपका एजेंसी नंबर सही होगा तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस इस तरह का जो भी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई है उसका नाम इधर आ जाएगा। तो इसके बाद हमने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फिल करनी है, इसको नन करते हैं। इंग्लिश हमारी एक्सीलेंट है। अप्लाइंग एज या अप्लाई एज, हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो मास्टर्स के लिए कर रहे हैं। प्रेफर्ड टीचर लैंग्वेज जो है हमारी इंग्लिश होनी चाहिए। और जिस मेजर में हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है।
अप्लाइंग जो है आप लोग मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, आप अपना मेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका 3 साल का होगा। ये भी अगर चाइना में आपने काम किया हुआ है तो यस करना है और उसकी डिटेल्स बतानी है। अगर नहीं किया हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट आपने ली हुई है तो उसकी डिटेल बतानी है, नहीं तो फिर नेक्स्ट करना है वेरीफाई एंड सेव करके। उसके बाद आपने यहाँ पे आईडी फ़ोटो अपलोड करना है। अच्छा, ये इनके मेन डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आईडी फ़ोटो है आपका, एक फ़ोटो होना चाहिए आपका, और सर्टिफिकेट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री। अगर आपकी 2 डिग्री हैं, मतलब मास्टर्स और बैचलर की, तो आप उनको मर्ज करके दोनों को फिर एक ही पीडीएफ में करके अपलोड करना है। और सेम फॉर ट्रांसक्रिप्ट अगर एक एक है तो आप लोगों ने डायरेक्ट अपलोड करनी है। अच्छा, ये इन्होंने लिखा हुआ है नोटराइज कॉपी ना, तो आपने लाजमी नोटराइज ही अपलोड करनी है सिस्टम में। नोटराइज क्या होता है, इस तरह का एक सीन होता है, आप कोर्ट में जाके पाकिस्तान में कहीं से भी ये स्टैम्प करवा सकते हैं अटेस्टेशन और नोटराइज वाले। और क्या कहते हैं, नोटरी पब्लिक को ये सामने लिखा हुआ है इसमें। ये मैंने हैदराबाद से करवाया था 2015 में, और ये दो इस तरह के स्टैम्प लेते हैं। और इसका मेरे ख्याल में इतना कोई ख़ास चार्जेस नहीं है पाकिस्तान में, अब पता नहीं क्या है, क्योंकि मैंने करवाया था तकरीबन 8 दिसंबर 2015 में, तो आप उस अभी चेक कर सकते हैं। मगर फिर भी कितने, तकरीबन पर डॉक्यूमेंट आपको मैक्सिमम ऐसे समझे कि 40-50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए उन्होंने उनको। तो ये आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों इस तरह अटेस्ट करवा के, नोटराइज करवा के फिर ही अपलोड करनी है सीएससी सिस्टम में। अच्छा, इसके साथ साथ आपने स्टडी प्लान अपलोड करना है, क्योंकि ये जो सारे जिसके सामने लिखा हुआ है मैंडेटरी, तो आपने यस यस वो वाले बिल्कुल आपको लाजमी अपलोड करने हैं। जिनके सामने नो है तो आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी खैर है। तो और इसके साथ रिकमेंडेशन ये है कि आप, 2 तरीके हैं, आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं और आप उसकी ईमेल भी दे सकते हैं। बेहतर ये है कि आप खुद अपलोड करें, क्योंकि कभी कभार प्रोफेसर बिज़ी होते हैं, वो करते हैं नहीं करें, बाद में फिर बंदा रोले में पड़ जाता है। इससे बेहतर है कि आप बंदा खुद ही अपलोड कर। अच्छा, इसके बाद आपका पासपोर्ट होम पेज है, फ्रंट पेज जिस पे तस्वीर लगी होती है वो वाला करना है। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन कार्ड। अच्छा, मेक श्योर कि ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके जो फ़ोटो होती है उस पर भी स्टैंप होना चाहिए और लास्ट में भी स्टैंप होना चाहिए। अ, इस तरह मतलब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपका फुल टाइम फिल होना चाहिए प्रॉपरली, और ये स्टैंप होना चाहिए आपकी फ़ोटो पे भी। और जो भी है, ये तो मैंने 2020 में चाइना से ही करवाया था। और यहाँ पे मेडिकली फिट या इस तरह का कोई एक सजेशन लिखनी चाहिए, और यहाँ पे फिर स्टैम्प करके डेट लगानी चाहिए, और यहाँ पे डॉक्टर की सिग्नेचर होनी चाहिए। इस तरह आपका मेडिकल फिल होना चाहिए, A to Z। इसमें कोई भी चीज़ मतलब ब्लैंक ना हो। जो भी है आपने A to Z फिल करवानी है डॉक्टर से। अच्छा, इसमें ये है 9वें नंबर पे जो है वो पेपर है। पब्लिकेशंस आपकी अगर हैं तो अच्छी बात है, अपलोड कर देनी है, नहीं है तो खैर कोई मसला नहीं है। और एग्जांपल ऑफ आर्ट, ये आर्ट वालों के लिए है, आप वो अपलोड कर सकते हैं अगर हैं आपके पास, मतलब जो भी आर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोग अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी एक्सपेरिमेंट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके कोई भी टीचिंग है, किसी वर्कशॉप में आप गए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, कोई आपने वॉल्ंटियर एक्टिविटी की थी, उसकी सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो आप लोग वो भी अपलोड कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ आपकी चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर है तो वो अपलोड कर सकते हैं शेस्की का, या किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसका सर्टिफिकेट, तो आप लोग वो भी अपलोड कर सकते हैं। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हम इधर अपलोड करते हैं। और साथ साथ जो है प्री एडमिशन लेटर। अच्छा, प्री एडमिशन लेटर होता क्या है? प्री एडमिशन ये है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और वो यूनिवर्सिटी आपको एक, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके एक लेटर इशू करती है, उसको कहते हैं प्री एडमिशन लेटर। अगर ये प्री एडमिशन का ये सीन होता है, अगर वो यूनिवर्सिटी आपको प्री एडमिशन दे देती है तो ऐसे समझें कि आपके 90% चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन हो जाएगी।
तो अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो इसके ऊपर आप जो है एक्सेप्टेंस लेटर आपका है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ ये जो है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, मतलब पुलिस क्लियरेंस है, ये जो आपको आए तकरीबन अपने जो है इसकी एसपी ऑफिस होती है वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करके फिर आप लोग उधर से जाके प्रिंट ले सकते हैं उसकी, और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। और ये आपसे पूछेगा तो यस कर देना है इससे। फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। तो ये हमारा फॉर्म सबमिट जैसे ही आपने तो ये देखा कि आपने सबमिट किया तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ गया सबमिटेड। इसके बाद इन प्रोसेस चला जाएगा। अगर इसमें यूनिवर्सिटी ने एडिट के चेक करना शुरू किया और जैसे ही रिजल्ट्स वगैरह आया तो फिर इसमें और मज़ीद चेंजेस होती जाएंगी। अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी है समझ रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट व्यू करने से ये है, आप ए टू जेड आप अपना फॉर्म पढ़ सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया हुआ है ना, और कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड किए हुए हैं, और सारी डिटेल आ जाती है। तो ये है, तो आप लोग इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी मसला है तो आप इसको सिंपली विड्रा करेंगे तो आप उसके बाद फिर एडिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। एडिट एडिट में जाके आप लोग और कोई भी चेंजिंग, जो भी चेंजिंग्स है आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट है डिलीट कर सकते हैं। तो ये था इसका। ये फिर अगर हम सेम फॉर्म अगर हम यूएसटीसी के लिए फिल करना चाहते हैं अ, तो इधर आके लिखेंगे हम यूएसटीसी एजेंसी नंबर। तो यूएसटीसी का एजेंसी नंबर ये है। तो इसको हम कॉपी करके आते हैं इस पे और इधर फिल करते हैं इसको। तो ये आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह आपका यूएसटीसी का फॉर्म भी फिल होगा। बाकी डिटेल्स भी आप लोग चेंज करेंगे। अच्छा, मेक श्योर के आपके ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नाम सही तरह से लिखे हुए हो ना। जैसे अभी देखें मैंने कितने, मतलब मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स की ना, कि मैंने किस तरह उनको अरेंज किया हुआ है। ये देखें, एक्सेप्टेंस लेटर डैश मोहम्मद, सीएससी फॉर्म डैश मोहम्मद, सीएससी सीवी डैश मोहम्मद, डिग्री, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके पीछे आप अपना नाम लगाएं ताकि बंदों को, अगले जो चेक करने वाले हैं उनको आसानी हो कि भाई ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके ही हैं और एक जगह पे वो इकट्ठे हों, और बंदों को लगे कि भाई इस बंदे ने प्रोफेशनल एक काम किया हुआ है ना। तो एक तो नाम इनके सही बिल्कुल ए टू जेड सेम होने चाहिए। अच्छा, मेक श्योर एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे मतलब सीएससी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से, सपोज हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे दूसरे हो और उस सिस्टम में दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों। तो ये चीज़ें आपको मतलब मुश्किल में डाल सकती हैं, आपकी एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकती है। और मेक श्योर करें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो प्रॉपर मतलब ओपन हो रहे हों पीडीएफ, और उनकी फाइल जो है वो करप्ट ना हो, पीडीएफ ओपन हो रहा हो इस, और रीडेबल हो ना। इस तरह हो कि बंदा देख के सुकून के साथ पढ़ सके। ऐसा ना हो कि जैसे वो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें मार्क्स नज़र ही ना आए ना आपकी, यहाँ डिग्री है उसके आपके नाम, और जो भी चीज़ उसमें डॉक्यूमेंट जिस चीज़ के लिए बनाया गया हो वो कम से कम क्लियरली शो हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको सीएससी का फॉर्म फिल करते वक्त आपको जहन में रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आंसर स्कॉलरशिप की इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ उसके लिए हम जो है प्रोफेसर्स किस तरह ढूंढेंगे। तो आंसू का तो आप लोगों को तकरीबन पता ही है कि ये चाइना की वन ऑफ द जो है हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जिसमें पीएचडी के लिए तकरीबन 6 से 7 हज़ार, 6 हज़ार मतलब फर्स्ट पहला सेमेस्टर होता है उसमें 6 हज़ार देते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, जैसे ही वो पास करेंगे आप फिर वो 1 हज़ार और ऐड करते हैं, 7 हज़ार हो जाते हैं उसमें।
7,000 तकरीबन ये पाकिस्तानी बन जाते हैं। 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 2,80,000 बन जाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि युआन का वैल्यू क्या चल रहा है ना, ये इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि 280 पर मंथ, 2,80,000 पीएचडी के लिए। और 120 मतलब 3,000 जो है वो मास्टर्स के लिए। आप लोगों के लिए ये फ़ायदे हैं। अगर आप क्या कहते हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और कंट्री से, तो फिर आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल एक टिकट भी मिलेगी। वो आपको रीइंबर्स होगी, पहले आप खुद खरीदेंगे, बाद में वो आप लोगों को देंगे। और ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए, मतलब ये चीज़ें कवर होंगी। और साथ साथ में ये एलिजिबिलिटी है, बाकी ये मतलब हर इस साल तकरीबन अगले 2025 में इसकी जो डेट थी वो तकरीबन 15 फरवरी थी। कभी कभार ये बढ़ा भी देते हैं डेट, मगर ये है कि आप लोग अभी से इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें और कोशिश करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस तब होते हैं अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाती है। तो आप कोशिश करें कि आइदर यूकास से या यूएसटीसी से एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। अच्छा, ये आंसर सिर्फ और सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज़ में है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस। ये इन दो ही यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र होती है। यूकास और बाकी इन चीज़ों को आप इधर देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। ये लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की। नहीं तो फिर आप सिंपली गूगल कर लें, तो फिर आपको ये कॉल आ जाएगी। अभी देखते हैं कि हम प्रोफेसर किस तरह ढूंढेंगे ना, यूकास के और यूएसटीसी के। से सपोज यूकास के लिए आप जो गूगल में जाके ये वाला लिखिए, यूकास ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। क्योंकि यूकास बहुत सारे मोर देन ऐसे समझे कि 100+ स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, लैब्स को मिला के एक उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, जिसको ये कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस। और ये पहले जो 3 लिंक्स हैं आप ओपन करें, तो ये अगर आपको स्कूल बाय स्कूल देखना है तो ये सारे स्कूल इसके पीछे आ जाते हैं। इसके साथ ये कॉलेजेस के साथ ये इंस्टीट्यूट हैं। आप अपने फील्ड के हिसाब से आप इंस्टीट्यूट चेक कर सकते हैं ना, कि आपने किस इंस्टीट्यूट से आपका मेजर रिलेटेड है। से सपोज आप इधर देख सकते हैं शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री वाले हैं, आप वो ये वाला इंस्टीट्यूट चेक कर लें। फिज़िक्स वाला करेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि आप ये सेम ही है, स्कूल्स भी हैं, आप इनमें से स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। यह भी इस तरह की है। और ये है इनकी मेन ब्रांचेस ना, ये इनकी मुख्तलिफ चाइना के बड़े बड़े सिटीज़ में जो ब्रांचेस है ना, वो उनमें एक बीजिंग ब्रांच है, शेंयांग सिटी है, चांगचुन में है, और शंघाई में है, नानजिंग में, वुहान में, ग्वांजो, चंदू, कुनमिंग, शियान, लांजो, और शिनजियांग ब्रांच। तो ये भी है, आप इनमें से भी कर सकते हैं। अ, तो ये है कि आप से सपोज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना बीजिंग से या लांजो से। ये वाला मैंने ओपन किया क्योंकि मैं इस ब्रांच से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं। लांजो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिज़िक्स, इसकी चेक करते हैं कि फैकल्टी किस तरह ढूंढेंगे। आपने इसको इंस्टीट्यूट को ओपन करना है। देखें ये मैंने तो यहाँ पे पीपल, फैकल्टी और प्रोफेसर या एकेडमिक्स, इस तरह का कोई कीवर्ड ढूंढना है ना आपने। तो जैसे ही मैंने ये देखें तो डायरेक्ट पीपल आ गए। पीपल के बाद फैकल्टी में चले जाना है आप लोगों को, या प्रोफेसर्स के भी। तो इनमें से तो आपको ये जो है ना, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी है वो आप लोगों को इस चीज़ के इस तरह के नाम, जहाँ पे पीपल, अकेडमी, अकेडमिक्स, फैकल्टी, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आपको प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। ये देखिए आप, जैसे मैंने फिर उस पर क्लिक किया था फैकल्टी स्टाफ पे, तो ये सारे बहुत सारे प्रोफेसर्स आ गए हैं ना।
तो आप पीएचडी वाले जो हैं कोशिश क्या करें कि सिर्फ प्रोफेसर्स को ईमेल करें। असिस्टेंट और एसोसिएट को भी कर सकते हैं, मगर ये है कि कोशिश फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये वाले प्रोफेसर होने चाहिए जो फुल प्रोफेसर्स है। तो आप इनमें से किसी को भी खोलना चाहें से सपोज, तो ये आपकी क्या कहते हैं आ जाती है उसकी डिटेल्स। कोई भी प्रोफेसर हो, जहाँ से सपोज ये वाला प्रोफेसर ओपन करते हैं, ये पीएचडी सुपर। अच्छा, कभी कभार देखें ना, अभी ये क्या कहते हैं शायद नेट से लो है उसकी वजह से इसकी पूरी डिटेल नहीं आ रही ना, तो इसको फिर ये आप चाइनीज़ में कन्वर्ट करें और कोशिश करें कि चाइनीज़ वाली जो वेबसाइट है उस पर उसकी डिटेल्स ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश वाली जो वो है। तो ये अभी वेबसाइट चाइनीज़ में ट्रांसलेट होगी, तो उसके साथ ही आप राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें और ये रिसर्च टीम समथिंग लाइक दैट इस तरह का कोई वर्ड आएगा आपका, या फैकल्टी जैसे ट्रांसलेट होगा तो आप उसको क्लिक कर दें। सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि थोड़ा नेट स्लो है इसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रही है ये चीज़ें। तो ये देखें फिर से आपके ये प्रोफेसर्स आना स्टार्ट शुरू हो गए हैं। तो ये इनके ऐसे समझें एकेडमिशन एक्सपर्ट है। तो एकेडमिशन ये है कि अमूमन वो बहुत ही हाईली टॉप रैंक मतलब प्रोफेसर्स होते हैं ना, ये वो वाले होते हैं। हाँ, तो ये फिर आगे प्रोफेसर्स आपके, फिर सपोज इसको मैं पहले चाइनीज़ में करता हूँ। तो तक इंग्लिश में नहीं आ रहे थे ना, तो उनके नाम वगैरह नहीं आ रहे थे, उनकी डिटेल नहीं आ रही थी। तो ये देखिए अब चाइनीज़ में आना शुरू कर। ओ ये तो इसमें भी नहीं है, चलें फिर दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। ये हो गया प्रोफेसर, इसको ट्राई करते हैं। ये भी है संजय एकेडमिशन है। तो अभी एक ये है कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ईमेल मिल जाए ना, तो कभी कभार नहीं मिलती तो ये सिंपली आप इसको कॉपी करें और जाके गूगल स्कॉलर पे इसको सर्च करें। इसका जो है नाम आपने गूगल स्कॉलर पे सर्च कर देना है, ठीक है। ये देखें आ गया, लांजो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स चाइनीज एकेडमी। ये प्रोफेसर का नाम आ रहा है। अभी इसकी ये तो नाम आ रहा है खाली, इसकी ईमेल हमें फिर भी नहीं मिली। तो उसके लिए आप इसके पेपर ओपन करना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपको उन पेपर्स में से उसकी जो है ये आ जाएगी, क्या कहते हैं इसकी ईमेल। अभी देखें इधर भी इस पेपर में ये क्योंकि करस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं है तो इसकी ईमेल नहीं मिल रही ना हमें। तो आप दूसरा पेपर ट्राई करें इसका। ये हो गया, तो ये हो गया है सर। तो सर्च फॉर, तो चाहिए इधर भी क्या कहते हैं वो नहीं है करस्पॉन्डिंग ऑथर, तो किसी और पेपर में ट्राई करते हैं जिसमें ये कोशिश करें कि वो जिसमें लास्ट ऑथर हो ना, तो वो ज़्यादातर उसमें होते हैं करस्पॉन्डिंग ऑथर्स। एल्सवियर 2025 ये वाला चेक करते हैं। तो ये में भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो इसमें भी नहीं है ये इसमें भी करस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं है। अच्छा, आपको जो सर्च है आपको तब तक रिज्यूम रखनी है जब तक उस प्रोफेसर का जो आर्टिकल है वो है करस्पॉन्डिंग ऑथर ना हो जिसमें। तो अभी ये तो सारी है, इनमें से आप कोई भी खोल सकते हैं। तो से सपोज़ मैंने ये दो तीन खोले हुए हैं, तो इसमें ये जो है करस्पॉन्डिंग नहीं है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग के सामने ये जो है मेल बॉक्स वाला बना होता है ना डब्बा, तो इसको हम कहते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग ऑथर है, उसकी ईमेल वगैरह दी होती है। तो आप इस तरह देखें ना, पेपर्स में आपको दूसरे प्रोफेसर्स भी मिल सकते हैं।
आप ये देखें, अब ये वाला प्रोफेसर है, आपको इसकी ईमेल दी हुई है, आप इसको ईमेल को कॉपी करके सर्च कर सकते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, आया कि प्रोफेसर है कि स्टूडेंट। क्यों कभी कभार मतलब चाइना में तो कम ही होता है कि स्टूडेंट जो है वो करस्पॉन्डिंग आथर हो, क्योंकि चाइना में ज़्यादातर प्रोफेसर ही करस्पॉन्डिंग आथर होते हैं। तो ये हमने प्रोफेसर ढूंढे हुए हैं, चलो इसको बाद में चेक करते हैं। उससे पहले हम चेक करते हैं ये यहाँ पे, ये है तो करस्पॉन्डिंग लास्ट ऑथर है, मगर ये है कि वो उसकी ईमेल वगैरह नहीं दी हुई। तो इधर आते हैं, इधर इसकी जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने करस्पॉन्डिंग ऑथर है और ईमेल दी हुई है इसने। तो ये हो गई इसकी ईमेल। इस तरह हमें समझिए कि प्रोफेसर की ईमेल मिल जाएगी यूकॉस के, बाकी प्रोफेसर की अगर आपको सिंपल उस पर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आप फिर दूसरे मेथड, ये वाला गूगल स्कॉलर वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अगर प्रोफेसर वगैरह नहीं मिल रहे, उनकी ईमेल नहीं मिल रही, तो रोने से बेहतर है बंदा थोड़ी एफर्ट करे। और एफर्ट किस तरह करनी है ये मैंने आपको अभी आप लोगों को बता दिया है ना। तो ये ऐसे सपोज मैंने बीजिंग ब्रांच भी खोली हुई थी, बीजिंग ब्रांच का एक इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर वालों के लिए स्पेशली। तो ये इनका पीपल पे मैंने क्लिक किया था, तो साथ में ये सारे प्रोफेसर्स आ चुके हैं इनके, इनमें से कोई भी उठा लेते हैं, देखते हैं अगर इसकी ईमेल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पिछले वाला जो ये देखें, इनकी ईमेल्स वगैरह दी हुई है, इसका डिपार्टमेंट, रिसर्च डायरेक्शन। अच्छा, इसकी प्रोफेसर के मेन मोर पेपर चाहिए, इससे ज़्यादा पेपर चाहिए तो आप लोग जाके गूगल स्कॉलर पे इसका नाम सर्च करेंगे तो इसके और भी पेपर्स आ जाएंगे ना। देखें इसने 100 से ज़्यादा पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। तो थोड़ा ये है कि प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले बेहतर है कि आप थोड़ी इस प्रोफेसर को पढ़ें, उस पर 1-2 घंटा ज़ाया करें, इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें, तब वो उसको कस्टमाइज़ करके हर प्रोफेसर को ईमेल करें कि भाई मैंने आपका कौन सा पेपर पढ़ा, आपके रिलेटेड मैंने कौन से स्किल्स हैं, मैंने कौन सा प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये सब कुछ करके अब फिर ही उनको ईमेल करें। अच्छा, ये तो बात हो गई मतलब यूकास की ना। तो अभी आते हैं यूएसटीसी पे। यूएसटीसी के लिए सिंपली आप यूएसटीसी फैकल्टी लिखेंगे गूगल में, तो और ये पहले वाले दो जो हैं वो ओपन करें, तो आपकी क्या कहते हैं प्रोफेसर की फैकल्टी डायरेक्टरी आ जाएगी यहाँ पे। ये इनका बहुत ही आसान है ना, यूएसटीसी का कंप्यूटर ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं इस यूनिवर्सिटी में उन सब की ईमेल्स वगैरह दी हुई हैं उन्होंने, नाम लिखे हुए हैं। आप इन सबको ईमेल कर सकते हैं जो भी आपके रिलेटेड है। तो इनमें से मेरे ख्याल में मैंने एक को खोला हुआ है कंप्यूटर का, शायद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसको इस बंदे को मैंने मेंग श्याम जो है उसको। अच्छा, ये इसने पहले ही अनाउंस किए हुए हैं ना कि भाई इसको मास्टर्स के बंदे चाहिए ना और पीएचडी के बंदे चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ईमेल करें ना। तो आप इसको सही करके पढ़ें, और उसकी सीवी भी दी हुई होती है इधर, आप उसकी सीवी डाउनलोड करके पढ़ें। उनकी अगर डायरेक्ट ईमेल मिल जाती है तो भी ठीक है, नहीं तो भी क्या कहते हैं आप गूगल स्कॉलर के थ्रू इनकी ईमेल्स ढूंढ सकते हैं ना। ये आप इसके ये सीवी आ गई है पूरी की पूरी। तो ये इस तरह कौन सा काम किया है, किसने कौन से पेपर लिखे हुए हैं, सब कुछ डिटेल्स में आ गया ना। और अभी सेम प्रॉब्लम है कि इसकी भी ईमेल नहीं है। ईमेल नहीं है तो आप सिंपली इसके गूगल स्कॉलर पे जाके, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो वो वाला क्या कहते हैं आप इसका, ये देखें ये यूएसटीसी का प्रोफेसर है, आप इधर देख सकते हैं। और आप इसके पेपर में से इसकी ईमेल ढूंढ के इसको ईमेल करें, थोड़ी मेहनत करना सीखें। होप के आप लोगों को मेरी ये चीज़ें काम आएंगी। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन है आंसर स्कॉलरशिप के हवाले से, सीएससी के हवाले से या बाकी दुनिया के हवाले से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।
तो ये थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज हैं कि हम किस तरह अपने चांसेस इनक्रीज कर सकते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि चूज़ द राइट प्रोफेसर, कि जो बिल्कुल आपके फील्ड से रिलेटेड हो, उससे हट के नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर चांसेस कम हो जाते हैं। और कम से कम प्रोफेसर जो है वो फुल प्रोफेसर होना चाहिए, और कोशिश करें प्रोफेसर डीन लेवल का हो, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का डीन हो, या क्या कहते हैं, जितना प्रोफेसर आपका स्ट्रांग होगा उतने आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा ना हो कि प्रोफेसर लेक्चर हो, क्योंकि लेक्चरर और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो उनका इतना असर रसूख नहीं होता, तो उनके एप्लीकेंट्स को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो ये जितना आपका प्रोफेसर स्ट्रांग होगा उतनी आप लोगों की, ऐसे समझें कि चांसेस बढ़ जाएंगे इन सिलेक्शन के। उसके बाद दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, सीजीपीए आपका अच्छा होना चाहिए। सीजीपीए मैटर्स। ये बंदे जो कहते हैं कि भाई सीजीपीए का मसला नहीं है, सीजीपीए का ये है कि जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। 4 आउट ऑफ 4 हो तो क्या ही बात है, 3.5 है तो भी बेहतर है, 3 से अब वो बेहतर है। बाकी ये है कि अगर आप बाई चांस अगर आपकी कम है, अगर 2.7 है, 2.5 है, तो इसके लिए ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, अप्लाई ना करें। आप अप्लाई लाजमी करें। काफ़ी सारे बंदे हैं जिनको हमने देखा हुआ है, इस सीजीपीए पे भी उनकी एडमिशन हो गई है। कुछ तो मास्टर्स करके आए हुए हैं वहाँ से। तो वो इसको क्या कहते हैं, आप लोग ना करें, डिसर्ट ना हो, और लाजमी अप्लाई करें। और उसके साथ साथ अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स करें, पेपर पब्लिश करने की कोशिश करें लोकल कॉन्फ्रेंसेस में, पाकिस्तान में जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज करके आप लोग अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी सीजीपीए कम है तो उसको कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद तीसरी पॉइंट ये है कि क्या ही बात है अगर आपकी मास्टर्स या बैचलर जो डिग्री है वो आउट ऑफ पाकिस्तान से हो, तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसकी लोकल डिग्री हो, क्योंकि बाहर की तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। उसके बाद यह है कि आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सीवी स्ट्रांग किस तरह बनाएंगे वो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, और ए टू जेड मतलब उसमें चीज़ें होनी चाहिए। आप कौन है, आपने क्या किया हुआ है, आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपने कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आपने कौन सी पब्लिकेशन लिखी हुई हैं, ये सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। वॉलंटियर वर्क आपने क्या किया हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। स्ट्रांग सीवी उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं इसके लिए। उसके बाद यह है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन के हवाले से, यह है कि पब्लिकेशंस आपका बहुत ही मैटर करती हैं आपकी सिलेक्शन में, अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों की फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन होनी चाहिए। एक हो, दो हो, तीन हो, जितना हाई इम्पैक्ट हो, क्या ही बात है। अगर हाई इम्पैक्ट नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आपकी फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन हो। हाँ, मगर ये है कि बोगस जर्नल्स में ना हो। जर्नल्स अच्छे पब्लिशर का हो, जैसे एल्सवेयर हो गया, स्प्रिंजर हो गया, साइंस हो गया, नेचर हो गया, विले हो गया, टेलर एंड फ्रांसिस हो गया। इस तरह के जो रेप्यूटेबल जर्नल्स हैं और रेप्यूटेबल पब्लिशर्स हैं उनमें पब्लिश करें, ना कि बोगस इंडियन जर्नल्स में। तो और क्या कहते हैं, अगर आपके फर्स्ट ऑथर पेपर हैं तो बेहतर है, अगर आपके को ऑथर हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी उससे जिससे पेपर ही नहीं है। बाकी ये अगर आपको एक दो बंदों के पास, एक के पास फर्स्ट ऑथर पेपर है, एक के पास को ऑथर पेपर है, तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका फर्स्ट ऑथर पेपर होगा। और सीवी में लाजमी लिखें अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो। उसके बाद ये है कि रिसर्च प्लान आप लोगों का किस तरह होना चाहिए। सबसे मेन जो वो है, क्या कहते हैं, टिप ये है कि आप लोगों का रिसर्च प्लान एआई से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी आप फील्ड में हैं, जिसमें भी हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के हैं, डीवीएम के हैं,
मैकेनिकल के हैं, कोशिश करें कि आप उसको किस तरह किसी न किसी एंगल से जो है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ना कोई टच दें उसको। और रिसर्च प्लान बनाने के बाद कोशिश करें, अगर आपका सुपरवाइज़र है तो आप लोग उससे बात करें, उससे फीडबैक लें। अगर सुपरवाइज़र नहीं है तो आप लोग अपने सीनियर्स फील्ड में जो हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और किस तरह बनाया जाए, उसके बनाने के लिए ये है कि आप लोग टॉप जो है 5-6 पेपर पढ़ें वेरी रिसेंटली जो पब्लिश हुए हैं 2025 में, 25 के नवंबर में, तो उनको मद्देनज़र रख के आप अपना रिसर्च प्लान बनाएं। उसके बाद ये है कि जो भी स्कॉलरशिप है, आंसो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सजेशंस टिप्स ट्रिक्स उनसे ही लें जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं या वो स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं। अच्छा, उनसे उनके सीजीपीए पूछें, उनके पब्लिकेशंस कितने थे, उस हवाले से फिर अपने देखें कि आपके कितने हैं, आपकी सीजीपीए क्या है, और उसे कंपेयर करके खुद को एवोल्यूट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि राइट जो है चूज़ द राइट इंस्टीट्यूट। उसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बंदे जो मतलब ये हैं कि जो मेन सिटीज़ में है ना, से सपोज बीजिंग, शंघाई, नानजिंग, शंजन, ग्वांजो, ये चाइना के बड़े सिटीज़ हैं, तो इसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा बंदे अप्लाई करते हैं। तो आप लोग ये है कि उनको छोड़ के आप लोग जो कम इंस्टीट्यूट है, जो लेस नोन सिटीज़ हैं, उनको भी ट्राई करें, उनमें भी देखें, उतने उधर अप्लाई करने की कोशिश करें। अच्छा, ये है कि आप लोग मतलब छोटे सिटीज़ को भी नज़रअंदाज ना करें, उसमें लाजमी अप्लाई करें। वो उनके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा एक तो ये है कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो अधिक कम है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ लाइक शंघाई एंड बीजिंग। और बाकी काफ़ी सारे बंदों को उधर पता भी नहीं होता कि भाई यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनल एडवाइस ये है कि भाई मोटिवेटेड रहना है। अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, कोशिश करते रहें। और कोशिश करें कि अगर आपकी बैचलर थीसिस से कोई काम किया हुआ है ढंग का, तो उसमें से पेपर पब्लिश करने की कोशिश करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, अपने प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर करें, और अप्लाई इन एज मैनी एज कंट्रीज पॉसिबल। जितने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरे तरफ से थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स टू हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस। बाकी इसके लिए ये है कि अगर आपको कोई भी सवाल है किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से इन चाइना, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होता कुछ इस तरह है कि जो पीएचडी या मास्टर्स स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए सर्च करते रहते हैं और ईमेल सेंड करते रहते हैं, कभी कभार 500 और 1000 ईमेल सेंड करने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। तो ये जो है एक तल्ख हकीकत है, वो हम सुनते रहते हैं। कभी ग्रुप में कौन पूछता है, कभी कोई और पूछता है कि सर मैंने इतनी ईमेल सेंड कर दी हैं फिर भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई प्रोफेसर रिस्पांस नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2020 का मेरा एक पर्सनल तजुर्बा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज, और जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई आप लोग एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह ले सकते हैं। चाइना में ईमेल किए बगैर आप किसी प्रोफेसर के साथ कॉल करके वो एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह लेंगे, तो इस पे हम बात करेंगे आज। तो ये क्योंकि मैंने जो लिया था एक्सेप्टेंस आंसो स्कॉलरशिप के लिया था और कॉल करके लिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तजुर्बा जो है बाकी बंदों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि उनको भी मतलब एक्सेप्टेंस लेने में आसानी हो। तो ये कंटेंट्स है, हम इन पे ज़्यादातर फोकस करेंगे कि प्रोफेसर क्यों रिप्लाई नहीं करते, पहले तो हम इस पे बात करते हैं। तो उमूमन एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो लेने के कौन से तरीके हैं, और एक्सेप्टेंस लेटर वक्त जो ईमेल या कॉल की जाती है उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
उम्मीद है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोगों को होप के एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल जाएगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे बंदे कहते हैं कि सर मैंने 1000 ईमेल सेंड किए हैं, 1500 ईमेल सेंड किए हैं, वाट एवर, मगर फिर भी रिप्लाई नहीं आया। तो प्रोफेसर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं ना? तो उसके तकरीबन ऐसे समझे कि हज़ारों वजूहत हो सकते हैं। प्रोफेसर बिज़ी है, प्रोफेसर ने रिसर्च करना छोड़ दिया है, वो रिटायर हो रहा है, या आपका प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, उस प्रोफेसर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, या आपकी सीजीपीए इतनी अच्छी नहीं है, या आपकी सीवी अच्छी नहीं है, या आपने जो रिसर्च प्लान वगैरह है वो अच्छा नहीं बनाया हुआ। तो इसके काफ़ी सारे वजूहत हो सकते हैं जिनको हम मतलब कोई भी आपको हतमी तौर पे नहीं बता सकता कि भाई प्रोफेसर क्यों रिप्लाई नहीं करे। क्या पता उसके ग्रुप में वैकेंसी ना हो, क्या पता वो क्या कहते हैं उसके लैब में फंडिंग ना हो। तो उसको हम उस पर बात नहीं करेंगे कि प्रोफेसर क्यों रिप्लाई नहीं करे। अगर नहीं करे तो हम पहला मरतबा अगर ईमेल वाला मेथड फेल हो रहा है तो हम दूसरे मेथड पे बात करेंगे कि भाई हम कॉल के थ्रू एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह ले सकते हैं। ये पता है आप सब लोगों को कि हम दो मेथड्स ही हैं एक्सेप्टेंस लेने के, उन पे बात करते हैं। पहला ये ट्रेडिशनल जो आप लोगों को पता है कि हम ईमेल करते हैं प्रोफेसर को, ईमेल में सीवी सेंड करते हैं और उनको साथ में लिखते हैं कि ईमेल में आप कौन है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, अपना बैकग्राउंड देते हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कौन सी पब्लिकेशंस हैं आपके पास, और प्रोफेसर को आपने कहाँ ढूंढा और आपका प्रोफाइल किस तरह प्रोफेसर के साथ अलाइंड है, रिसर्च इंटरेस्ट आप लोगों का किस तरह एक दूसरे से मिलता जुलता है और आप इसके साथ क्यों काम करना चाहते हैं। ये हो गया ईमेल टू प्रोफेसर वाला ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड ये है कि जो मैंने खुद आजमाया था 2020 में, कॉल टू प्रोफेसर एंड आस्क फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर। तो मैंने 2020 में डायरेक्ट प्रोफेसर को कॉल की थी और मैं आज जो ये वीडियो है ज़्यादातर इसी पे फोकस होगा कि प्रोफेसर के साथ कॉल पे हम किस तरह बात करेंगे और क्या बात करेंगे, उसको ऐसी क्या चीज़ें कहेंगे कि वो इंस्पायर होके आपसे मोटिवेट होके और आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे। तो ये है कि सबसे पहले कि टाइम जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोफेसर को कॉल किस टाइम करेंगे। तो ये है कि आपने कॉल जो करनी है अर्ली इन द मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम, अगर पाकिस्तान में है तो वो तकरीबन 5:30 बजे से लेके ऑनवर्ड, मतलब चाइना में उस वक्त बज रहे होंगे तकरीबन 8:30 बजे। 8:30 से लेके 11 बजे तक सुबह के टाइम में आप लोग कॉल कर सकते हैं और यही मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है ईमेल करने का भी और कॉल करने का भी। तो ये अभी 5 जो है मेन टिप हैं कि आप लोग प्रोफेसर को कॉल करते वक्त क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले कि आप लोगों को एक शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन 30 सेकंड का 40 सेकंड का एक मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए आप लोगों को कि भाई आप हैं कौन। पहले पहले आपका नाम क्या है, आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की हुई है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर के लिए बताएंगे, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग मास्टर्स का बताएं उसे। आई एम इंटरेस्टेड इन यूर रिसर्च ऑन से सपोज जो भी उसका रिसर्च डायरेक्शन है, सॉलिड लुब्रिकेशन है, ट्राइबोलॉजी है, नैनो मटेरियल्स है, वैक्सीन है, समथिंग लाइक दैट। एंड आई एम अप्लाइंग फॉर CSE स्कॉलरशिप। यहाँ पे अगर आप आंसू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग कहेंगे कि आंसू स्कॉलरशिप आई वुड लाइक टू आस्क इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट फॉर दिस ईयर। ये आप लोगों ने शॉर्ट मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर उसके साथ बोलना है और बोलना वेरी कॉन्फिडेंस के साथ है और एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना आपने। स्लोली बात करनी है और पोलाइटली पर वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी है आप लोगों को। और चाइनीज़ प्रोफेसर जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्लियरिटी को ओवर स्पीड। अगर इवन आपकी इंग्लिश अच्छी है
तो फिर भी आप लोगों को स्लो कम्युनिकेशन करनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बात करनी चाहिए, ताकि अगले बंदे को बात आपकी समझ आए तो आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। कोई भी मतलब लॉन्ग एक्सप्लेनेशन खामखा नहीं देनी कि भाई ये हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब नहीं फेंकनी। तो आप लोगों को जो भी सेंटेंस बोलें, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड, उसको आसान भाषा में बोलें, ताकि अगले बंदे को, अगले प्रोफेसर को समझ में आए। सोच समझ के बोलें कि भाई आप बोल क्या रहे हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि ये मेन क्वेश्चन है, आप लोगों ने लाजमी पूछना है उससे। आर यू करंटली एक्सेप्टिंग आंसो या CSE स्टूडेंट्स फॉर 2026 इनटेक, कि भाई तू, आप जो हैं वो 2026 की जो CSE स्कॉलरशिप इनटेक है या क्या कहते हैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। और उसके बाद ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन पे काम करना है, वो लिखना है आपने। और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। उसके बाद प्रोफेसर की जो प्रोफाइल है उसको सही करके पढ़ना है आपने, कि प्रोफेसर ने रिसेंटली मतलब उसके लास्ट 2-3 साल में उसने कौन सा पेपर पब्लिश किए हुए हैं। जो पेपर आपको समझता आ रहा है उसका टाइटल उठाएं आप लोग, और उस पे देखें कि उसने क्या काम किया हुआ है, या कोई और टॉपिक जिस पे वो काम कर रहा है जो उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में से लिखी हुई हो, वो लिखें और उसका पेपर लिखें। उसको बताएं कि भाई आपका मैंने ये पेपर पढ़ा था, जो मुझे अच्छा लगा, या मैंने इससे रिलेटेड ये काम किया हुआ है। आपका अगर उससे रिलेटेड कोई इंटर्नशिप है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो आप वो भी बता सकते हैं उसे। मगर यह है कि ज़्यादा नहीं, 2 to 3 सेंटेंसेस, कि भाई आपका फ़लाँ पेपर जो है 2018 में 2020 में पब्लिश हुआ, वो मेरे से काम से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड मैंने बैचलर में काम किया हुआ है, इससे रिलेटेड मैंने मास्टर्स में काम किया हुआ है, और उससे मैंने ये पेपर पब्लिश किए हुए हैं। उस तरह उसको एक्सप्लेन करें इस पे, तो जाके उसको लगेगा कि भाई इस बंदे ने मेरे प्रोफाइल को रीड किया है, मेरे काम को समझता है, और इस बंदे ने इंटरेस्ट के साथ एक काम किया हुआ है। और आखिर में जब आपकी बात हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो आप लोग उसको थैंक यू प्रोफेसर कहेंगे। इफ़ यू अलाउ मी आई विल सेंड माय CV एंड रिसर्च प्लान टू योर ईमेल। एक पोलाइटली मतलब उसको प्रोफेशनल वे में कॉल को एंड कर। ये डेट लिखी हुई है उन्होंने उस वक्त तो उन्होंने भेजा था मुझे। अभी बात करते हैं कि मेरा जो ओवरऑल मैंने एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह लिया था ना। तो ये है कि तकरीबन 2018 में मैंने एक पेपर पढ़ा था, मेरा जो करंट सुपरवाइज़र था PhD में उसका, वो मैंने 2018 में से उसको फॉलो किया हुआ था कि अगर मैं चाइना में PhD करूँगा तो मैं इस प्रोफेसर के साथ करूँगा, उसके सुपरविजन में करूँगा। तो 2000 उसके बाद जो भी उसके पेपर आए वो मैं पढ़ता रहता था, उसको फॉलो करता रहता था गूगल स्कॉलर के थ्रू, या बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं उसके पेपर मैं चेक करता रहता था। उसके बाद तकरीबन 2020 की ऐसे समझें कि मार्च अप्रैल शुरू हो गया, तो मैं अप्लाई कर रहा था CSE के लिए। तो एक्सेप्टेंस मिल गए थे, मैंने अप्लाई भी कर दिया था 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में। तो अभी आंसू के मतलब तकरीबन जो भी मेरे से रिलेटेड प्रोफेसर थे, मैंने उनको ईमेल्स कर दिए थे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे मतलब ख्याल आया कि यार वे बंदे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे ना। थोड़ा हालांकि उस वक्त 2-3 पेपर पब्लिश भी हो चुके थे, प्रोफाइल भी अच्छा था, चाइनीज़ लैंग्वेज का भी कोर्स हमने किया हुआ था, मास्टर्स चाइना से था, तो प्रोफाइल मतलब काफ़ी स्ट्रांग था ना। तो एक डिप्रेशन टाइप का मतलब फील हो रहा था ना, कि यार इस बंदे ने इतने सारे बंदों को ईमेल की हुई है, फिर भी ये बंदे रिप्लाई नहीं कर रहे ना, ये तो गलत हो रहा है। तो फिर मुझे याद आया कि 2018 में मैंने एक प्रोफेसर का पेपर पढ़ा था, और उसके ये पेपर, तो फिर मैंने उसका प्रोफाइल मतलब चेक करना शुरू कर दिया ना। फिर उसकी वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया कि वो प्रोफेसर जो है वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का है, और वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है आंसो के उसमें आ रही है, आंसो स्कॉलरशिप, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसका नंबर ढूंढा, पहले उसको ईमेल की,
पहले मैंने उसको ईमेल की, ईमेल का रिस्पांस नहीं आया था, उसने भी नहीं किया था, तो फिर मैंने उसको डायरेक्ट नंबर निकाल के उसको कॉल की। कॉल करके मैंने उसको हेलो हाय किया। हेलो हाय के बाद मैंने उसको बताया कि 2018 में मैंने आपका ये पेपर पढ़ा था, 2019 में मैंने ये पढ़ा था, और तो उससे रिलेटेड मैंने मास्टर्स में ये काम किए हुए हैं, और मैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग मतलब मुझे अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करते हैं तो मैं अप्लाई करूँगा आंसू स्कॉलरशिप के, वो विच विल बी प्रोवाइडेड बाय चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो कहता है कि ठीक है, मतलब आप मुझे अपनी सीवी फिर से सेंड करें और मैं आपको सीवी देख के फिर बताता हूँ। तो मैंने उसको सीवी सेंड कर दी प्रोफेसर को। 2-3 दिन बाद उसने फिर मुझे मैसेज किया कि भाई आप अपने जो है सुपरवाइज़र उसका नंबर भेजें मुझे, मास्टर्स वाला। मैंने उसका सुपरवाइज़र का नंबर भेजा, तो उसने मेरे ऊपर उसकी फीड कमेंट्स लिए कि भाई इस बंदे ने रिसर्च किस तरह की हुई है, और किस तरह का इसका एटीट्यूड है रिसर्च के हवाले से, या पढ़ाई में अच्छा है नहीं है, वाट एवर, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी बातें की ना। तो मेरे मास्टर्स वाले प्रोफेसर ने उसको अच्छे कमेंट दिए कि भाई अच्छा बंदा है, काम किया हुआ है, ये पेपर इसने लिखे हुए हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मगर यह है कि उससे पहले हम इंटरव्यू लेंगे आपका। तो फिर उन्होंने एक इंटरव्यू अरेंज किया था तकरीबन 3-4 दिन बाद। उसमें 4 बंदे थे, 4 बंदों ने कोई राउंड अबाउट 30-40 मिनट का इंटरव्यू लिया था, 10-10 मिनट 15-15 मिनट के हवाले से। तो उसमें उन्होंने यही पूछा था कि भाई तूने ये जो काम किया हुआ है मास्टर्स वाला, उसमें कौन से टेक्निक यूज़ किए थे, कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, कौन सी मतलब टेक्निक, कौन सी ये करेक्टराइजेशन जो है टेक्निक यूज़ की थी, और वो क्या रिज़ल्ट थे, और मतलब तकरीबन जो भी था वो मास्टर्स की थीसिस में से था, और मेरे जो पेपर्स थे उनके हवाले से था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये पूछा था कि भाई चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में पीएचडी क्यों करना चाह रहे हो, और उसके साथ उन्होंने अपनी लैब के हवाले से पूछा था कि लैब के बारे में आप क्या जानते हैं, कि हमारे कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और आप आएंगे तो किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हमारे साथ। तो मैंने सारी इन चीज़ों का डिटेल में, और बाद में एक प्रोफेसर था उसने कोई थोड़ी बहुत चाइनीज़ में बात की थी तकरीबन 5-6 मिनट, तो ये चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए। तो ओवरऑल मतलब इंटरव्यू एक बहुत ही एक अच्छा मतलब रहा था मेरा इंटरव्यू। तो उसके इंटरव्यू के बाद तकरीबन राउंड अबाउट 3-4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ऑफिशियल एक लेटर भी दिया था मुझे, और कहा था कि आप 500 के लिए अप्लाई करें, हम आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे। क्योंकि उस वक्त ये था कि आप प्रोफेसर की डिटेल फिल करते थे, ईमेल वगैरह, नाम, पोर्टल में, यूकास के पोर्टल में, तो उसको ईमेल जाती थी, वहाँ पे जाके वो खुद ऑनलाइन आपके लिए एक्सेप्टेंस फिल करता था। तो उस तरह फिर वो एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई कर दिया था, तो उसने प्रोफेसर ने फिल कर दिया था, तो बाद में मेरी एडमिशन हो गई थी। तो ये था मेरी छोटी सी जर्नी, कि हमें मतलब ईमेल्स ना आई उसके बाद भी हम परेशान नहीं हुए, और हिम्मत नहीं हारी हमने, और दूसरे एक पहले तरीके से नहीं तो फिर दूसरे तरीके से हमने आंसू के लिए भी एक्सेप्टेंस ले लिया था। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करके एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। मगर ये है कि पाकिस्तान से कॉल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, मगर ये है कि जोंग जो है उसमें काफ़ी सारे पैकेजेस हैं इंटरनेशनल कॉल के। आप उसमें मिनट्स लेके उनके साथ लाजमी कॉल वाला जो है ऑप्शन ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली यूकास में, शेंजन यूनिवर्सिटी में, यूएसटीसी में, जहाँ पे मतलब ये प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें लाजमी ट्राई करें। बाकियों में भी कर सकते हैं आप, सीएससी के लिए एक्सेप्टेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। कॉल करते वक्त बस सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने पोलाइट रहना है, खामखा की इधर उधर की क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, और प्रोफेसर के साथ पोलाइटली बात करनी है आप लोगों ने। तो ये हो गया आज का वीडियो। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।
आज हम सीखेंगे कि प्रोफेसर को ईमेल किस तरह करें ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो वेरी क्लियर होना चाहिए कि आप प्रोफेसर को ईमेल क्यों भेज रहे हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी सुपरविजन ऑन सीएससी या आंसर स्कॉलरशिप। अगर चाइना में भेज रहे हैं तो ज़्यादातर ये दो ही स्कॉलरशिप्स हैं। और अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो मास्टर्स सुपरविजन कर दें और ऑन सीएससी स्कॉलरशिप बेसिस। ठीक है, काफ़ी हो गया। उसके बाद प्रोफेसर का पूरा नाम होना चाहिए, डियर प्रोफेसर या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर। उसके बाद उसका नाम ब्रैकेट्स हटा दें। उसके बाद आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं और आपने प्रोफेसर को ईमेल करने की ज़हमत क्यों की है और कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ उसके फलां यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ ही नेम ऑफ स्कॉलरशिप भी मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद वाला जो जुमला है उसमें अपने बारे में मज़ीद बताएं प्रोफेसर को कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा हुआ है, और उसमें जो आपने रिसर्च की हुई है उस रिसर्च में आपने कौन सी चीज़ें कवर की हुई हैं, कम से कम 2 या 3 लाइन्स में। और उस रिसर्च करने के बाद आप में कौन से स्किल्स आए हैं ना। तो एक दो जुमले फिर इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस तरह लिखें, इसमें लिखें। और उसके साथ ये क्या कहते हैं, लिखें कि भाई प्रोफेसर की जो है वो कौन सी मतलब रिसर्च है या रिसर्च टॉपिक है या पेपर है जो आपको मजबूर कर रहा है प्रोफेसर के साथ काम करने में। ये किस तरह ढूंढेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद ये जो मेन रिसर्च डायरेक्शन है वो लिखेंगे। उसके बाद कि आप प्रोफेसर के साथ काम करेंगे, कोई भी एक पीएचडी या मास्टर्स के लिए एक टॉपिक सजेस्ट करें ताकि प्रोफेसर को लगे कि ये बंदे इसने पहले से होमवर्क किया हुआ है और इसको पता है कि भाई मैं पीएचडी में जाकर क्या करूँगा। और साथ में अगर आप सीवी अटैच कर रहे हैं खाली तो फिर सिर्फ सीवी लिखें। बाकी अगर साथ में अगर आप रिसर्च प्लान अटैच कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो भी कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं है, आप अकेली सीवी भी भेज सकते हैं। उसके लिए साथ और बाद में ये आप ये लाजमी लिखें कि भाई आप मीटिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए वो हैं, विलिंग हैं। जब भी वो प्रोफेसर आपको कहे कि इंटरव्यू, तो आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। अभी इस ये जो है ना मेन टॉप मतलब हिस्सा है, तो कि भाई प्रोफेसर को आप इस प्रोफेसर को क्यों चुन रहे हैं, और वो अगर आपको एक्सेप्टेंस दे देता है तो आप उसके साथ जा कौन सा काम करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफेसर की ये जो रिसर्च टॉपिक है या रिसर्च पेपर है और रिसर्च मेन डायरेक्शन वो किस तरह उठाएंगे। सॉरी फॉर दैट। सो सपोज ये अगर मैंने एक प्रोफेसर ढूंढी हुई है ना, आप लोग भी ढूंढ सकते हैं। ये देखें, इसके पेपर और प्री प्रिंट्स जो है वो पहले ही लिखे हुए हैं ना। 2023 में इसमें कोशिश करें कि जितना अपडेटेड हो वो वाला लिखें। ये से सपोज उनका एक पेपर है, मैपिंग क्लास ग्रुप ऑफ बला बला, ये है। ठीक है, आपने ये कॉपी किया इधर से और जाके इधर आपने ये हटा दिए और ये आपका हो गया इधर। और मेन रिसर्च डायरेक्शन क्या है प्रोफेसर का, ये यहाँ पे देख लें, ज्योग्राफी टोपोलॉजी एंड ये इसकी मेन रिसर्च डायरेक्शन या मेन रिसर्च इंटरेस्ट हो गई। और साथ में अगर आप ये आप फिर फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर दें। और साथ में जो भी आपकी पीएचडी टॉपिक है, से सपोज मेरी तो अभी मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ मैं बता सकता हूँ। तो ये है कि आप ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स और समथिंग लाइक दैट आप ये लिख सकते हैं, या अब अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन फ्लूइड डी वाई एन एम एक्स। ठीक है।
और साथ में ये आप CV अटैच करके फिर सेंड कर दें। तो ये है आपका सिंपल और आसान तरीका प्रोफेसर को ईमेल करने का। और साथ में नीचे आपको सिंसियरली पूरा नाम होना चाहिए, आपने क्या किया हुआ है वो डिटेल, आपकी ईमेल और आपका नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास वीचैट है तो फिर इसके नीचे आप वीचैट लिखिए, उसके सामने आपकी जो भी आईडी है वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर मोर।